नमस्कार, मैं बलभद्र श्रीवास एंटी वेब न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राष्ट्रनीति में चर्चा करेंगे नोट भक्ति या देशभक्ति। वर्तमान में राजनीति का जो असली चेहरा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत की जनता वोट देते देते बूढ़ी हो गई है। सन 1951-52 से लोग वोट देते आ रहे हैं, मगर इतने सालों से मताधिकार का प्रयोग करने के बावजूद भारत की मतदाता जनता राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो पाई है। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनेताओं की पॉलिसी की वजह से भारत में भुखमरी से जल्दी छुटकारा मिल गया था, लेकिन जैसी प्रगति होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत विकास दिखाई दे रहा है अभी, वह ग्लोबल डेवलपमेंट के दबाव की वजह से है, जिसे हम विकास कह रहे हैं। जानकर तकलीफ होती है, लोकतांत्रिक देश बनने के बाद भी, आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी हम लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सत्य है तो सत्य है, सत्य को किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका कारण क्या है, आपने कभी सोचा है? हर चुनाव में जनता गर्मी में, बरसात में, ठंड में अपने सांसदों को, विधायकों को चुनने के लिए या जिताने के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहती है। जनप्रतिनिधि चुनने के लिए हमें सिखाया जाता है नेताओं के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, कुछ समझदार लोगों के द्वारा कि वोट डालना हमारा कर्तव्य है, यानी जनता का कर्तव्य। लेकिन हमारे नेताजी का क्या दायित्व है, कोई नहीं बताता है। हम तकलीफ में रहते हुए भी, चलने में लाचार होते हुए भी वोट डालने जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद नेताजी की खुशियां देखने लायक होती है। होली खेली जाती है, आतिशबाजी होती है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। एक चुनाव जीत जाने से उनकी पीढ़ी की पीढ़ी धनवान और ताकतवर हो जाती है और हम वोट डालते डालते मर जाते हैं, मगर हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। महंगाई, बेरोजगारी पीछा ही नहीं छोड़ती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जनता के पास पैसे नहीं बचते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी बुनियादी ज़रूरत के लिए नेताओं के पास कोई प्लान नहीं है। हमें वह सपने दिखाए जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। बुलेट ट्रेन के सपने, ऐसे सपने जो कभी पूरे ही नहीं हो। अगर बुलेट ट्रेन चल भी गई तो गरीब जनता बैठ नहीं पाएगी। पैसेंजर की टिकट खरीदने की तो हिम्मत नहीं हो रही है और बुलेट ट्रेन में कौन बैठेगा? एक सपनों का जाल जनता के लिए बुना जाता है और उस जाल में जनता जानबूझकर फंसती है। जानकारों को पता है बुलेट ट्रेन में बैठने की आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन जिसे चुना आपने और जिसने आपको बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया वही बैठेगा बुलेट ट्रेन पर। आप दूर से उनके बंगले की शान शौकत देखेंगे जिसे आपने जिताया है। बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं है आपको। वोट देकर आपने अपने लिए दुर्भाग्य और उन साहब के लिए सौभाग्य की चाबी दे दी है। आप देख सकते हैं मगर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमजोरी नेताजी को पता है। लेकिन जिस दिन आपको राजनीति की थोड़ी भी समझ आ जाएगी और आप अपने नेताओं पर नज़र रखना शुरू कर देंगे तो सीबीआई और ईडी जैसी तमाम एजेंसियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे आपके राज्य के ज़िलों के लिए कितने फंड एलोकेट हुए हैं, आवंटित हुए हैं और किसने कहाँ घपला किया है। दूसरी बार वह नेता आपके सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा जब आप प्रश्न पूछेंगे। आपको जागना है, अपने नेताओं पर नज़र रखनी है, आपको उनका भक्त नहीं बनना है। खैर, मेरे चिल्लाने से क्या होगा? फिर भी मैं एंटी वेब न्यूज़ की तरफ से एक पत्रकार होने के नाते ज़रूर जागरूक करना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देखना, पार्टी के प्रति समर्पित जान न्यौछावर करने वाले नेता झट से एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन थामने लगेंगे और उनकी भक्ति, समर्पण उस पार्टी के लिए हो जाएगा जब तक उनको उस पार्टी में मंत्री के पद प्राप्त होते रहेंगे और आप अपने कर्तव्यों से बंधे हुए गर्मी बरसात में वोट डालते रहेंगे। हमारा भारतवर्ष ने चीन को पछाड़ दिया इस साल। ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? आप कहेंगे ये खुशी की बात है,
हमने तो रिकॉर्ड बनाया है, मगर किसमें? हमने कोई आविष्कार नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को आबादी बढ़ाकर हरा दिया। हमारी जनसंख्या नियंत्रण करने वाली पॉलिसी कुछ काम नहीं आई। हमारे नेताओं ने हमको मंदिर बनाकर दे दिया, अब पूजा पाठ करो। आविष्कार कहाँ से करोगे? वैज्ञानिक सोच कहाँ से आएगी? हमारे यहाँ तो शिक्षा एक टाइम पास का साधन है, कभी सीरियस लिया ही नहीं। बड़े बड़े पत्रकार भारत में चीखने चिल्लाने वाले, लेकिन किसी ने शिक्षा पर सीरियस डिबेट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा को मुद्दा बनाया। भारत की जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। एक शुरुआत हुई है, किसी राजनीतिक पार्टी ने तो शिक्षा को गंभीरता से लिया है। हमें अरविंद से राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, मगर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को एक शिक्षित मुख्यमंत्री होने का सबूत दे दिया। आज नहीं तो कल भारत की पीढ़ी शिक्षा के महत्व को समझेगी। चाइना की बुराई करते हैं, उनके सामान की बुराई करते हैं, मगर उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाइना के सामान सस्ते होते हैं, हमारे बजट में फिट बैठते हैं। हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि चाइना जैसे विदेशी देश गरीब भारतीयों को सस्ते में सामान उपलब्ध करा रहा है, तो क्या हम चाइना जैसे सस्ते सामान भारत में नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसके लिए मैं वही बात करूँगा, देश को चाइना की पॉलिसी और संविधान को समझना होगा। इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। ऐसा सवाल आप तभी कर पाओगे जब आप पढ़ोगे और आपके पास तर्क शक्ति होगी। आप चाइना की बुराई कर सकते हैं। चाइना जैसा देश बनने के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। आपने तो मंदिर दिया है। जनता जितनी शिक्षा से दूर होगी और शिक्षा जैसी विद्या को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, आप कभी विकासशील देश नहीं बन पाएंगे। नेता कुछ भी कहें, पर मुझे मालूम है स्वार्थ की राजनीति ने हमारे देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। दुश्मनी शुरू हो चुकी है। इस दुश्मनी के पीछे क्या कारण है? पूरे भारत के धन दौलत पर कंट्रोल, सभी एजेंसियों पर कंट्रोल, ताकि भारत की टैक्स से आए धन का अपने हिसाब से उपयोग करना, शान वैभव के साथ जीवन जीना, यही है दुश्मनी के कारण। सत्ता सुख और बेहिसाब कमाई, इसके लिए नेताजी कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, चुनाव होने के बाद अगर किसी पार्टी को मार्जिनल सीट मिलती है, उनको लगता है कि एक विधायक इधर से उधर गया तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, तो अपने विधायकों को बस में बिठाकर किसी बढ़िया रिजॉर्ट में ठहरा देते हैं। जब तक उनकी सरकार नहीं बन जाती है, उनको कहीं जाने की, बाहर से बात करने की परमिशन नहीं होती है। यह सब खुलेआम होता है, सबके सामने करोड़ों के सौदा होते हैं। सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक पार्टी की चिंता खत्म नहीं होती है। इनको लगता है कि कहीं विरोधी पार्टी ज़्यादा पैसा देकर उनके विधायकों के पूरी जमात को ना खरीद ले, फिर सरकार पलट जाएगी। इसलिए सरकार गठन हो जाने के बाद भी उनका समूचा ध्यान मंत्रिमंडल को समेटने में और संतुष्ट करने में, विरोधियों से बचाने में निकल जाता है। देश के विकास के बारे में सोचने के लिए इनके पास वक्त नहीं होता है और फिर अगले चुनाव का वक्त आ जाता है। आपकी वोटिंग पावर की बदौलत राजनीतिक पार्टी को सत्ता मिलती है, उससे भी ज़्यादा मिलते हैं दौलत का खजाना। आप पूछेंगे कि इनको दौलत कौन देता है और किस माध्यम से मिलता है? राजनेताओं ने एक ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ निकाला है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, जिसे राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलते हैं, करोड़ों रुपये बिना व्यापार के, बिना फैक्ट्री दुकान चलाए और बिना मांगे। एक ऐसा फूल प्रूफ तरीका जिससे चंदा मांगने वाले के पास चंदा देने वाला खुद ब खुद चला जाए। इस जादुई तरीका को इजाद किया बीजेपी ने और नाम दिया इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा। मज़े की बात है कि राजनीतिक पार्टी को धन वसूलने का हथियार मिल चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, मगर भारत की बहुसंख्यक जनता को मालूम ही नहीं है। एक तथाकथित लोकल बीजेपी के सपोर्टर से मैंने पूछा
कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है जानते हो? तो उसने मुझसे कहा नहीं मालूम। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, तथाकथित सपोर्टर व्यक्ति अनपढ़ नहीं है बल्कि ऑफिसर है, भारत का ऑफिसर है। एक अजीब सा तर्क मैंने एक व्यक्ति से सुना। वह कह रहा था कि मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ने के कारण है कोरोना के लिए फ्री में वैक्सीन प्रदान करना, जिसके वजह से पूरा खजाना मोदी जी का ख़त्म हो गया। मैंने कहा आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अमीर पार्टी बीजेपी है? उसने कहा ये झूठ है। मैंने पूछा आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा? उसने कहा नहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तथाकथित सपोर्टर भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा पर सत्य है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत की जनता राजनीतिक रूप से कितनी जागरूक है। आपकी माली हालत वोट देकर भी नहीं सुधरी, लेकिन आपकी गरीबी दूर करने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की तिजोरी संपत्ति से भर चुकी है। मैं कोई बात बिना सबूत के नहीं करता हूँ। देखते हैं कौन राजनीतिक पार्टी है सबसे अमीर दौलतमंद पार्टी इस समय? बीजेपी रूलिंग पार्टी है, 2014 से लगातार जीतते आ रही है। बीजेपी वाले हम सब भारतवासियों से चुनाव से पहले कहा करते थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत कम कर देंगे। उस समय क्या तथाकथित नेता, क्या तथाकथित अभिनेता सब कहते थे बीजेपी को आने दो, रुपये का वैल्यू बढ़ाएंगे, ये डॉलर 50 से भी कम पर ले आएंगे। आज $1 की वैल्यू 81-82 रुपया के आसपास पहुंच गया है। हो सकता है $1 के बदले हमें 100 रुपये तक चुकाना पड़े। जैसे पेट्रोल 100 से ऊपर तो रसोई गैस 1000 से ऊपर। तो इन राजनेताओं का क्या जाएगा? फर्क पड़ेगा हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों पर, और विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फर्क पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं बीजेपी पार्टी के संपत्ति से जिन्होंने चंदा लेने का अनोखा तरीका निकाला है। कांग्रेस पार्टी तो सोच भी नहीं सकती है। मैंने अभी पहले नाम लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा का। यही वह तरीका है जिसके जरिए प्राप्त हुए हैं राजनीतिक पार्टियों को और विशेष रूप से बीजेपी को अरबों रुपयों की चंदा चुनावी बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। बड़े बड़े अमीरों ने, उद्योगपतियों ने भर भर के बीजेपी को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। चुनाव से पहले मात्र 87 करोड़ की संपत्ति थी बीजेपी के पास। अभी 2023 में कितना होगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आता हूँ उसी पर। और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है, लेकिन उनके अमाउंट बहुत कम है बीजेपी की तुलना में। बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला, इसका कारण है बीजेपी सत्ता में है, तो जाहिर है बड़े बड़े उद्योगपति बीजेपी को ही चंदा देंगे ताकि उनके व्यापार को खतरा ना हो, सरकार का आशीर्वाद मिले। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत कम दान 1000 रुपये के रूप में और 20,000 के अमाउंट में दिए गए हैं। ज़्यादातर दान करोड़ों रुपए से ऊपर के हैं। जब बीजेपी 2009-10 में सत्ता में नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय अच्छे दिन का नारा लेकर आए थे, चाय पर चर्चा होती थी, तब भी इनके पास 87 करोड़ की संपत्ति थी 280 दानदाताओं के सहयोग से। तब किसी ने नहीं सोचा था कि मोदी जी के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। उनकी सरकार बनने के बाद महंगाई और बढ़ जाएगी और जो जो उन्होंने कहा, रसोई गैस, पेट्रोल की कीमत, महंगाई वगैरह वगैरह सब बेलगाम हो जाएंगे। बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, उनकी संपत्ति 87 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 70 करोड़ की हो जाती है। भारत के लोगों को अच्छे दिन आए हो या नहीं, मगर बीजेपी पार्टी की संपत्ति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके अच्छे दिन आए। और 2019-20 में संपत्ति की उछाल देखकर आप दंग रह जाएंगे। 7 अरब 85 करोड़ 5,576 दानदाताओं के चंदा से। और 2022 में टोटल संपत्ति हो जाती है इनकी 4601 करोड़ 4,601 करोड़, यानी 46 अरब 1 करोड़ 48,93,945 रुपये 30,793 दानदाताओं की मदद से यह संपत्ति बीजेपी की अपनी पार्टी की संपत्ति है। देश की संपत्ति मत समझ लेना।
गरीबी दूर करने का नारा लगाने वाली पार्टी बीजेपी की गरीबी दूर हो गई और सबसे बड़ी धनवान पार्टी बन गई भारत में। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस की संपत्ति का ब्यौरा देखिए। कांग्रेस पार्टी की संपत्ति देखकर और उनके भारतीय राजनीति में दिए गए 60-61 साल के योगदान को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि इस पार्टी ने चंदा वसूलने में इतनी कोताही क्यों बरती। बीजेपी ने मात्र 14 साल में बेशुमार दौलत के पहाड़ खड़ा कर दिया और कांग्रेस 61 साल में दौलत नहीं बना पाई। आपको सोचना होगा कि 2009-10 में 84 करोड़ थी 248 दानदाताओं की मदद से, जबकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता से लेकर 61 साल पूरे भारत में राज किया। 2014 में 59 करोड़ 743 दानदाताओं की मदद से और 2019-20 में 1 अरब 39 करोड़ 350 दानदाताओं के चंदा से और 2021-22 में कांग्रेस पार्टी की टोटल संपत्ति हो जाती है 949 करोड़ 9,368 दानदाताओं के चंदा से। अब बीजेपी की तुलना में बहुत पीछे है। कांग्रेस ने 60-61 साल राज किया मगर रुपये के प्रबंधन में बीजेपी से बहुत पीछे है। अगर बीजेपी को कांग्रेस के बराबर राज करने का मौका मिलता तो बीजेपी की संपत्ति कितनी होती, आप बताओ। बीजेपी ने भारत में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक कुल 2023 तक 14 साल राज किया है और 14 साल में ही बीजेपी की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा की मदद से सबसे अमीर पार्टी बना दिया। जिस तरह से बीजेपी ने अपने पार्टी के लिए धन प्राप्ति के लिए तरीका निकाला, वैसे ही भारत की जनता के लिए करती तो अच्छा होता। बीजेपी 2014 में चुनाव के पहले जो कहा करती थी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, गैस की कीमत को कम करने का वादा करती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंटी वेब न्यूज़ के माध्यम से हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि आप नेताओं पर और उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। मैंने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि राजनीतिक पार्टी आपकी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। इस आंकड़े से पता चलता है कि ये पार्टियां सिर्फ नोट कमाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इनको हमारे परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। आगे किसी और सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।